साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न पूरी फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ में फोटो के साथ में आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बने होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर अवार्ड, यानी कि एक अवार्ड डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं 66वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है 24 मार्च 2021 को, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा है, कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है, कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ रही है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के 3 प्रश्नों का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, मनोज सिन्हा या फिर अशोक लवासा? चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि अमिताभ कांत जो हैं वो वर्तमान में भारत के सीईओ हैं नीति आयोग के। ठीक है, इनका कार्यकाल तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? सरगई करजारकिन, अभिमन्यु मिश्रा, रोजी कैनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने सरगई करजारकिन का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है, जो कि रूस के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए उच्च अध्ययन हेतु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये आपका रिवीजन हो गया महत्वपूर्ण प्रश्न कल वाली करंट अफेयर के जो थे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 3 जुलाई 2021 टुडे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर आपके बनेंगे उनके सभी प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, इसका नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रजाल, इंद्र कवच या फिर इनमें से कोई नहीं? और ये एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये आपका रोबोटिक्स का प्रश्न बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी नए नए प्रश्न बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं कि इस ड्रोन का क्या नाम है। आइए देखते हैं, सही आंसर बी, यानी कि इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद में स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये ग्रेने रोबोटिक्स कहाँ पर है? हैदराबाद में है ग्रेने रोबोटिक्स। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यानी कि हवाई मार्ग से अगर कोई खतरा यहाँ पर आता है तो 1000 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ये कवर कर सकता है, जिसका नाम है इंद्रजाल ड्रोन। ठीक है, यह मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी और निम्न रडार क्रॉस कनेक्शन आरसीएस लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र की रक्षा करता है। कुल मिलाकर के ये हवाई खतरों से देश की रक्षा करता है, किसी स्पेशल स्थान की रक्षा हवाई खतरों से करेगा। नाम याद रखिएगा, ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए। तो वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अब देखिए, जहां पर भी आपको वाईएसआर लगा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वो सारी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है वाईएसआर बीमा योजना। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ में वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है।
इस योजना में सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करती है। ठीक है, वाईएसआर बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो राशि भी आपको याद रखनी है, वाईएसआर बीमा परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आंध्र प्रदेश की ये योजना है वाईएसआर बीमा योजना। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे राम वन गमन मार्ग में इनमें से कौन सा स्थान नहीं आता है। तो कहाँ कहाँ से होकर के राम वन गमन मार्ग गुजर रहा है, कहाँ कहाँ से भगवान राम वन को गए थे, उन स्थानों को कवर करते हुए यहाँ पर राम वन गमन मार्ग को बनाया जा रहा है। इनमें से कौन सा स्थान उसमें नहीं आता है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मंझनपुर या फिर गोरखपुर। चलिए आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि गोरखपुर जो है वो इस राम वन गमन मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर राम वन गमन मार्ग के अंतर्गत आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया है। यह परियोजना सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते में भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्गों के पुनः अनुरेखण का प्रयास करता है। यानी कहाँ कहाँ से होकर के भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ में गए थे, आइए देखते हैं। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरमपुर धाम जो है और मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जा रहा है। तो इस रास्ते में कहीं पर भी गोरखपुर नहीं आता है, तो गोरखपुर आपका जो है वो वहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंग सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों के लिए कौन सी ट्रेन संचालित करने वाला है। तो अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ में और कई क्षेत्रों को कवर करते हुए आईआरसीटीसी यहाँ पर एक ट्रेन संचालित करेगा। कौन सी ट्रेन है वही आपसे पूछा जा रहा है, देवदर्शन, भारत दर्शन, ज्योतिर्लिंग एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारत दर्शन नाम से यहाँ पर एक ट्रेन को संचालित किया जाएगा आईआरसीटीसी के द्वारा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आईआरसीटीसी द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। तो ट्रेन का नाम याद रखिएगा और डेट भी याद रखिए, 24 अगस्त से स्टार्ट होकर के 5 सितंबर 2021 तक ये चलने वाली है। भारत दर्शन ट्रेन का नाम है। इसके साथ ही यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, परली बैजनाथ, द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन भी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इन चारों चीज़ों को कवर करते हुए ये जो ट्रेन है वो चलाई गई है भारत दर्शन, साथ ही साथ में 7 ज्योतिर्लिंगों को भी ये जो ट्रेन है वो कवर करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले नौसेना के पहले एथलीट कौन बन गए हैं। साजन प्रकाश, बजरंग पूनिया, सौरभ चौधरी या फिर एमपी जाबिर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि एमपी जाबिर जो है वो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट एमपी जाबिर ने 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड का समय के साथ में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इनका, एमपी जाबिर इनका नाम है। भारतीय नौसेना से ये आते हैं और 1 जुलाई 2021 को जो यहाँ पर अभी हाल ही में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही पटियाला में, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जाबिर ने विश्व रैंकिंग कोटा के माध्यम से क्वालिफाई किया है, जहां पर 14 स्पॉट उपलब्ध थे। ठीक है, वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष होंगे। तो स्टीपल चेस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ओलंपिक में पहले भारतीय पुरुष यहां पर बन जाएंगे कौन, जाबिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरल पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी या फिर एसबीआई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एलआईसी के द्वारा सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, आरबीआई कोई योजना तो निकालेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई में आपका अकाउंट ही नहीं रहता है। सेम काम नाबार्ड का भी रहता है। जैसे कि
कॉमर्शियल बैंकों के लिए RBI है, वैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड है। तो LIC इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने सरल पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंगल प्रीमियम व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना है। यह LIC सरल पेंशन योजना पॉलिसी धारकों को एक बार में एक मुश्त राशि के भुगतान के बाद 2 वार्षिक विकल्प प्रदान करती है। तो ये कुछ जानकारी है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा। सरल पेंशन योजना किसकी है? याद रखिएगा LIC की है सरल पेंशन योजना। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। तो इसकी स्थापना दिवस भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होता है आपका 2 जुलाई नहीं, यहाँ पर 3 जुलाई है। 3 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या फिर रतलाम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि ग्वालियर में कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र यहाँ पर शुरू किया है। NHB देश में हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी और फसल कटाई के बाद प्रबंधन कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के लिए एकीकृत विकास के लिए अनिवार्य है। देश के विभिन्न स्थानों पर इसके केंद्र और कार्यालय हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र अवश्य है। तो बस आपको इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्रालय संभालते हैं? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संभालते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अंशुला राव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। ये किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है अंशुला राव। अभी हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 वर्ष का। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव को डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी द्वारा जुलाई 2020 से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंशुला राव डोपिंग के लिए सजा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। अंडर 23 क्रिकेटर ने जानबूझकर एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉयड 19 नोरेड्रोस्ट्रोन लिया था, जिसकी वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने मार्च 2020 में स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण प्राप्त किया, यानी कि मार्च 2021 में इनका जो है डोप टेस्ट किया गया था, जिसकी रिजल्ट जुलाई 2020 में आई। मतलब जुलाई 2020 में इनका रिजल्ट आया और जिसकी वजह से जुलाई 2020 से ही इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला सेगमेंट है स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न है, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है? देखिए भारत ने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया, लेकिन आयरलैंड ने किससे नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया? DPSP को ग्रहण किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। रूस, स्पेन, अमेरिका या फिर जापान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। देखिए तो भारत ने नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को आयरलैंड के संविधान से अपनाया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। जब आपसे डीपली प्रश्न पूछा जाएगा तब यह प्रश्न बनेगा। देखिए नॉर्मल प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है, तो आप आंसर कर देंगे कि भारत ने जो है नीति निर्देशक तत्वों को आयरिश संविधान या फिर आयरलैंड से लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरलैंड ने भी किससे संविधान मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। 36 से लेकर के 51 तक अपने संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पिंक बॉल का उपयोग सबसे पहले किस स्टेडियम में किया गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम में सबसे पहले पिंक बॉल का उपयोग किया गया था। देखिए तो सबसे पहले पिंक बॉल का उपयोग भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच में हुआ था, जो कि ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था। और इसमें विजेता कौन रहा था? तो भारत इसमें विजेता रहा था। याद रखिएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। पहला मैच खेला गया था डे नाइट, जो कि पिंक बॉल से खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना?
सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल का। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पोंगल तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर एक सांड दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांड की सींग पर पैसों की पोटली बांधी जाती है और इस दौड़ को जलीकट्टू दौड़ कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पैसों की पोटली खोल लेगा वो यहाँ पर विजयी हो जाएगा और उसे इनाम की राशि प्रदान कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है जलीकट्टू। और कुछ दिनों पहले इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था कि जलीकट्टू को मतलब कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह अत्याचार को दर्शाता है पशुओं पर। हालांकि ये धार्मिक होने की वजह से इसको जो है बंद नहीं किया गया। तो एक प्रश्न आपका और यहाँ पर याद हो जाएगा, जलीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में ही जलीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा जो नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, डेली हम आपको एक अवार्ड्स क्लियर कराते हैं। तो आज आपके सामने है 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है यहाँ पर 27 मार्च 2021 को 66वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो थप्पड़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। इसके निर्देशक कौन है, क्योंकि निर्देशक का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, इरफान खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। मूवी का नाम है अंग्रेजी मीडियम। देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अंग्रेजी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। याद रखना है, इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो तापसी पन्नू को मूवी थप्पड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ओम राउत को तानाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार की अगर हम बात करते हैं तो गुलजार को गाना छपाक के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की बात करते हैं तो आशीष कौर मलंग गाने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न बन सकता है। दो प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, दोनों पर स्टार लगाइए। पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है? इरफान खान को 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? इरफान खान को मिला है। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स श्रेणी में अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन को क्रिटिक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में किसको मिला है? तो तिलोत्तमा सोम को मूवी सर के लिए क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ये जो क्रिटिक्स वाली श्रेणी है ना, ये कई बार पूछ ली गई है, तो याद रखिएगा क्रिटिक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन मूवी गुलाबो सिताबो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में तिलोत्तमा सोम मूवी सर के लिए दिया गया। ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपके लिए। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, डेट याद रखिए 27 मार्च 2021 को दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि फाहियान जो है वो किस देश का था, किस देश का निवासी था जिसने भारत में यात्रा की थी। चलिए देखते हैं किस किस ने यहाँ पर आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, पूरा डेट वाइज बताया है, कब आया था, कब कहाँ कैसे क्या, सारी जानकारी शैलेंद्र चौधरी ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरीश बाबू ने चाइना बताया है। उसके बाद में ऊषा मार्सखोले ने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने भारत की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, स्पेशली मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में पूनम रजक ने चाइना बताया है, ममता तिवारी ने चाइना बताया है। उसके बाद आरती लोधी ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी। सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया है। इन्होंने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। प्रमीला प्रजापति ने चाइना बताया है। पूजा दांगी ने चाइना बताया है। KM अपलोड्स ने बताया है। बेहतरीन एफर्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पा वानखेड़े ने चाइना बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने कमेंट किया, इससे हमें और अच्छा लगता है और हम नए नए इनिशिएट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और एक दूसरे के कमेंट्स को जरूर पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज का क्या प्रश्न है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है आज का। मुगल काल में सिराज ए हिंद के नाम से किस शहर को जाना जाता था? मुगल काल में सिराज ए हिंद के नाम से किस शहर को जाना जाता था? चलिए इसके बारे में आपको एक क्लू दे देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और मुगल काल में शिक्षा का सबसे बड़ा यहाँ पर हब हुआ करता था। क्या? सिराज ए हिंद। अब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था। जितनी जानकारी आपको मिल सके उतनी जानकारी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको पुरानी सारी वीडियो, सारे अवार्ड्स और सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं है, बस सक्सेस वो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, देखने को मिल जाएगा हमारा चैनल, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ बता दें दोपहर में 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए विशेष प्रैक्टिस सेट लेकर
लेकर के आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट देखना मत भूलिएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। आज हम एक जिला और कवर करने वाले हैं, तो आज हम जबलपुर संभाग को क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे स्पेशली MP पुलिस, MP PSC, MP SI आदि सभी परीक्षाओं के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।